स्कूल का आखिरी दिन। काले गहरे बादलों में बिजली कड़क रही थी। तभी अचानक से तेज तूफान के साथ साथ बारिश होने लगती है और एक स्कूल के अंदर चारों तरफ अंधेरा होता है, जिसमें दो लड़के बहुत तेजी से कॉरिडोर से भागते हुए स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। उनकी आंखें डर से बड़ी बड़ी लग रही थीं। कभी यहाँ देखते तो कभी वहां देखते और फिर किसी चीज से बचकर भागने लगते। हम फंस गए हैं, यहाँ कोई रास्ता नहीं है। हम बार बार घूम घूम कर एक ही जगह पर आ रहे हैं। अब हम क्या करें? हम जितना भी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही यहाँ फंसते जा रहे हैं। तभी मोंटी को स्कूल की कैंटीन दिखाई देती है। वहाँ कैंटीन है, शायद वहाँ माचिस या मोमबत्ती मिल सकती है। अब हमारे पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। मोंटी कुणाल को वहीं रोककर कैंटीन की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ घना अंधेरा होता है और एक टूटी से पानी की बूंदें टपककर फर्श पर गिर रही होती हैं। तभी उसे वहां रखी हुई एक बाल्टी के काले पानी से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, जिसे सुनकर मोंटी उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसके चेहरे पर पसीना और आंखों में खौफ साफ पता चल रहा था, मानो जैसे उसकी अंतिम घड़ी चल रही हो। जैसे ही मोंटी बाल्टी के पास पहुंचता है, वो उसके अंदर झांक कर देख रहा होता है। तभी उस पानी की बाल्टी के अंदर से एक खौफनाक हाथ बाहर निकलता है और मोंटी का गला पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे, मेरा गला छोड़ दो। कुणाल, कुणाल मुझे बचाओ। मोंटी की आवाज सुनकर कुणाल कैंटीन की तरफ भागता हुआ आता है, जिसके आने पर वो हाथ वापस से उस बाल्टी के अंदर चला जाता है। कुणाल मोंटी का हाथ पकड़ता है और उसे वहां से खींचता हुआ बाहर ले आता है और एक क्लासरूम में ले जाकर क्लास का दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद वो रोने लगता है। मैंने कहा था ना, हम नहीं बचेंगे। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें वो किताब नहीं पढ़नी चाहिए थी। मैंने क्या कर दिया? मैंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार दी। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? यहाँ तो कोने कोने में उसी का साया है। मेरा स्कूल का आखिरी दिन ऐसा होगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरी माँ और मेरे पिताजी ने मेरे लिए कितने सपने देखे थे। अफसोस, अब मैं किसी के भी सपनों को साकार नहीं कर सकता। तभी अचानक से क्लास की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगती हैं। चारों तरफ एक बहुत ही भयानक चुड़ैल के हंसने और चिल्लाने की आवाज आने लगती है। अचानक ही कुछ काले साए क्लास के छत के ऊपर चारों तरफ घूमने लगते हैं, जिसके बाद वे दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं और क्लास का दरवाजा खोलने लगते हैं। लेकिन दरवाजा खोलते ही दरवाजे पर एक बहुत ही भयानक काले लिबास में चुड़ैल खड़ी होती है, जिसे देखकर वो दोनों थर थर कांपने लगते हैं। उनकी आंखों से डर साफ पता चल रहा होता है। उनके चेहरे पर पूरी तरह 12 बजे थे। तभी चुड़ैल अपने दोनों हाथों से उन दोनों की गर्दन पकड़ती है और उन दोनों को ऊपर उठा लेती है। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा ही तो इंतजार था। अब इतना इंतजार करवाने के बाद मुझे छोड़कर जा रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो तुम दोनों? क्यों भाग रहे हो मुझसे? दोनों का डर से हलक सूखा था। गला दबने की वजह से वो कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। बोलो, अब बोलो ना। तुमने ही तो मुझे यहाँ बुलाया है। अब मैं आ गई हूँ तो मुझसे भाग रहे हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं आई? ये कहकर चुड़ैल उन दोनों को उठाकर फेंक देती है, जिसके बाद वो दोनों स्कूल के बेंचों पर जाकर गिर जाते हैं और बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं। ये देखकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और अपनी शक्तियों से उन दोनों के शरीर से उनकी आत्मा निकाल लेती है। जैसे ही किताब का आखिरी पन्ना चारों दोस्त पढ़कर किताब को बंद करते हैं, उनमें से एक चिराग नाम का लड़का कहता है, क्या यार, तुझे हमारे स्कूल के आखिरी दिन पर यही किताब पढ़नी थी? अरे भाई, मुझे क्या पता था कि ये कोई हॉरर स्टोरी की किताब है। बस मैंने उसके ऊपर लिखा हुआ टॉपिक पढ़ा, स्कूल का आखिरी दिन, जिसे मैं हमारे स्कूल के आखिरी दिन पर पढ़ने के लिए ले आया। अरे क्या हुआ? वैसे भी स्टोरी तो कमाल की थी। क्या मस्त एंडिंग थी। और उस चुड़ैल ने कितनी बुरी तरह बेचारों को मार दिया। अरे यार, तुम लोगों को भूख नहीं लग रही है क्या? मैं तो इस कहानी को पढ़ते पढ़ते बोर हो गया हूँ। अब हम इतनी रात के समय अपने स्कूल में हमारा आखिरी दिन सेलिब्रेट करने आए हैं, तो चलो कुछ मस्ती करते हैं। वो चारों दोस्त उस अंधेरी रात में स्कूल की सभी क्लासों के अंदर जाते हैं और कुछ भी उल्टा सीधा क्लास के बोर्ड पर लिख देते हैं।
अरे राघव, तू तो अपने उस खड़ूस टीचर माधव के लिए कुछ लिख दे, जाने से पहले तेरे दिल को शांति मिल जाएगी। सही कहा तूने, मैं तो सोच रहा हूँ उसके चित्र के साथ उस पर कुछ लिख दूं, बहुत मजा आएगा। वो चारों जोर जोर से हंसने लगते हैं और अपने स्कूल के आखिरी दिन को एंजॉय करने लगते हैं। तभी अचानक से क्लास की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगती हैं, जिसे देखकर चारों बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। लेकिन क्लास से भागते भागते उन तीनों में से कायरव जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद कोई अचानक से उसके पैर खींचता है, उसे क्लास के अंदर बंद कर लेता है, जिसके बाद वो बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आती है। वो तीनों दरवाजा पीटते रहते हैं लेकिन कायरव बाहर नहीं आता। कुछ ही देर में कायरव के चिल्लाने की आवाज भी बंद हो जाती है। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा तो उस किताब में था, मुझे तो डर लग रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। चल चिराग, चल यहाँ से। जैसे ही राघव और भूपेंद्र चिराग को चलने के लिए बोलते हैं, तभी अचानक से ऊपर से एक काला साया चिराग के ऊपर आता है और वे उसे अपनी आगोश में लेकर कहीं गायब हो जाते हैं। ये देखकर भूपेंद्र और राघव दोनों ही वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते भूपेंद्र राघव से कहता है, यह सब उस किताब को पढ़ने से हुआ है, अब हम भी नहीं बचेंगे। जैसे वो दोनों लड़के मारे गए थे, वैसे हम चारों भी मारे जाएंगे और हम चारों में से सिर्फ हम दो ही बचे हैं। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ से किसी भी हालत में निकलना है। वो दोनों वहां से भागकर स्कूल की कैंटीन के पास पहुंच जाते हैं। तभी कैंटीन देखकर भूपेंद्र को कुछ याद आता है। उस किताब में एक लड़का माचिस या मोमबत्ती ढूंढ रहा था, शायद वो कुछ जलाना चाहता था। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लड़का उस किताब को जलाने के लिए माचिस और मोमबत्ती ढूंढ रहा होगा, क्योंकि उन्होंने भी तो किताब पढ़ी थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है, शायद उस किताब को जलाने से हमें इन सब से मुक्ति मिल सकती है। चलो कैंटीन में चलकर माचिस या मोमबत्ती ढूंढते हैं। वो दोनों कैंटीन के अंदर जाते हैं और माचिस या मोमबत्ती ढूंढने लगते हैं। काफी देर के बाद एक कैश काउंटर के ड्रॉर में राघव को माचिस मिल जाती है। मुझे माचिस मिल गई भूपेंद्र, मुझे माचिस मिल गई, चलो अब किताब ढूंढते हैं। जैसे ही राघव माचिस लेकर भूपेंद्र के पास पहुंचता है, उसे भूपेंद्र की आंखें खून की तरह लाल दिखने लगती हैं, जिसे देखकर राघव को यह समझने में देर नहीं लगती कि उसे भी काले साई ने अपने वश में कर लिया है। राघव माचिस लेकर वहां से भागने लगता है और किताब ढूंढने लगता है, जिसके बाद वो उस क्लास में पहुंच ही जाता है जहां वो किताब पढ़ी थी। वो उस किताब के पास जाता है और उस किताब को खोलकर उस किताब को जलाने के लिए माचिस जलाता है, लेकिन तभी एक चुड़ैल काले कपड़ों में उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर राघव हिम्मत करते हुए कहता है, मैं अपने स्कूल के आखिरी दिन पर मरना नहीं चाहता। ये कहते ही राघव जलती हुई माचिस को किताब के ऊपर डाल देता है, जिसके बाद किताब पूरी तरह जलने लगती है। किताब के जलते ही उसके साथ साथ क्लास की छत पर कई सारे काले साई जलकर राख हो जाते हैं और वो चुड़ैल भी उस किताब के साथ जलकर राख हो जाती है। जिसके बाद राघव एक अकेला अपने दोस्तों में बचकर उस स्कूल से बाहर निकलता है और आगे की पढ़ाई करके अपनी जिंदगी में कामयाब होता है। लेकिन वो बेचारा इस हादसे को अपनी जिंदगी में कभी भूल नहीं पाता, जिस हादसे में उसने अपने दोस्तों को खो दिया। चार दोस्त रॉकी, अनिकेत, रीना, कोमल, वो चारों दोस्त शहर से करमपुरा गांव जा रहे थे कि तभी रास्ते में उनकी कार खराब हो जाती है। ये देख रीना बोलती है, ओ गॉड, कितनी रात हो रही है और ऊपर से हमारी कार भी खराब हो गई है। अब हम क्या करेंगे? अरे डार्लिंग, अब करना क्या है, यहाँ पर मैकेनिक को ढूंढ लेंगे। अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलेगा तो रात हमें यहीं बतानी पड़ेगी। पर वो कैसे? अरे यार, अपना टेंट लगा लेंगे ना, अपनी कार में तो टेंट है ही। वो सभी एक दूसरे की बात से सहमत हो जाते हैं और अपनी कार में से टेंट निकालकर रोड के बगल वाले जंगल में लगा लेते हैं। अनिकेत और रीना दोनों ही सूखी लकड़ी लाने के लिए जाते हैं कि तभी उन्हें उल्लू की आवाज आने लगती है। अरे यार, ये उल्लू की आवाज कहाँ से आ रही है? क्या यार, तुम भी कितना डर रही हो। एक काम करो, यहाँ पर सूखी लकड़ी मिलना इम्पॉसिबल है, तो लेफ्ट हैंड साइड तुम जाओ और राइट हैंड साइड मैं जाता हूँ। रीना उसकी बात से सहमत हो जाती है और वो लकड़ी ढूंढने के लिए चली जाती है। रीना लकड़ी को ढूंढ ही रही थी कि तभी मौसम खराब हो जाता है। खराब मौसम के साथ साथ वहां पर किसी के हंसने की आवाज आती है। रीना, तुम यहाँ लकड़ी लेने आई हो ना?
मैं तुम्हें लकड़ियां जरूर दूंगी। कौन है यहाँ पर? मैं पूछती हूँ, आखिर कौन है यहाँ पर? रीना के ये सवाल करने के साथ ही उसके सामने एक बहुत ही भयंकर चुड़ैल आ जाती है, जिसके लंबे काले खुले हुए बाल, सफेद चेहरा, काली आंखें थी। और चुड़ैल को देखकर रीना बहुत ज्यादा डर जाती है। रीना डर के मारे भागने लगती है, लेकिन वो भागने में कामयाब नहीं हो पाती और चुड़ैल उसको अपने लंबे हाथ करके पटकते हुए अपने पास ले आती है और हंसते हुए बोलती है, तुझे क्या लगा कि तू मेरे चंगुल से बचना चाहेगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतना कहकर चुड़ैल रीना को अपने हाथ के जादू से करंट निकालती है और रीना को करंट लगाकर मार देती है, जिस वजह से रीना को करंट लग जाता है और वो मर जाती है। उसके मरने के बाद वो चुड़ैल रीना का रूप धारण कर लेती है और सूखी लकड़ियां लेकर अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ अनिकेत रीना को ढूंढने लगता है, लेकिन रीना उसको कहीं भी दिखाई नहीं देती। अनिकेत दौड़ता हुआ रॉकी के पास जाता है और अपनी आंखों में आंसू लिए उससे बोलता है, यार रॉकी, रीना कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं वो कहाँ पर है। अनिकेत की आंखों में आंसू देख रीना हंसते हुए उसके सामने आती है और उससे बोलती है, अनिकेत, देखो तुम मुझे अकेला छोड़ गए थे ना, मैं अकेले ही ये सूखी लकड़ियां लेकर आई हूँ। रीना की ये बात सुनकर अनिकेत थोड़ा हैरान होता है और बिना कुछ कहे अपने कैंप में चला जाता है। कुछ समय बाद चांद पूरा निकल जाता है और चांद की रोशनी जैसे ही रीना के ऊपर पड़ती है कि तभी रीना की आंखें काली हो जाती है और वो अपने घुटने के बल बैठकर दौड़ने लगती है। दौड़ते हुए वो अनिकेत के कैंप में घुस जाती है। उसको ऐसी हालत में देखकर अनिकेत बोलता है, तुम मेरी रीना नहीं हो सकती, तुम कौन हो और मेरी रीना कहाँ है? तू सही बोल रहा है अनिकेत, मैं तेरी रीना नहीं हूँ। वो तो कब की मर चुकी है और अब तेरी बारी है। लेकिन तू मुझे क्यों मार रही है? आखिर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अनिकेत और चुड़ैल आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से रॉकी और कोमल दोनों आ जाते हैं और उन्हें देखकर चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, इसके बाद तुम दोनों का ही नंबर था। इसको मारने के बाद मैं तेरे पास ही आ रही थी। रीना की ऐसी हालत में देखकर उनके होश हवास उड़ जाते हैं, जिसके बाद रॉकी रीना से बोलता है, तुम मेरी दोस्त रीना नहीं हो सकती। आखिर तुम कौन हो और हमारी दोस्त कहाँ है? उनकी ये बात सुनकर चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है, जिसके बाद वो गुस्से में कोमल को हवा में उड़ा देती है। हे भगवान, ये कौन है? तुम सभी इंसान लालची होते हो। मैं अपनी मौत का बदला लूंगी, सबको मार दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल अपने एक हाथ से कोमल को पटकने लगती है तो वहीं दूसरे हाथ में से करंट निकालती है और अनिकेत को करंट लगाकर मार देती है। ये देखकर रॉकी बहुत डर जाता है और डरते हुए हिम्मत करके उस चुड़ैल से एक बार फिर पूछता है, मेरी कोमल को छोड़ दो, तुमने मेरे पहले ही 2 दोस्तों को मार दिया। अब मैं अपनी जान कोमल को नहीं खोना चाहता, इसलिए तुम मुझे सब कुछ सच बता दो। तुझे मेरा सच जानना है ना, तो सुन। कुछ साल पहले की बात है। मैं अन्नू नाम की लड़की एक बहुत ही बड़ी बिजनेसमैन थी। रात के समय मुझे अपने घर जाते वक्त देरी हो गई थी, जिस वजह से मेरे पीछे कुछ गुंडे पड़ गए। मैं अपनी कार को 90 की स्पीड में भगा रही थी, लेकिन उन गुंडों ने आगे से ही मेरी कार को रोक दिया। जिसके बाद मैंने अपनी कार से उतरकर उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो? अपने चेहरे पर से ये मास्क हटाओ, वरना मैं अभी पुलिस को कॉल करूंगी। तुम चुपचाप अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। अनु ने अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद अनु से वो गुंडे उसके कार की चाबी को छीनने लगे। छीना झपटी में अनु ने गुंडे का मास्क हटा दिया। वो देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उस मास्क के पीछे अनु के ताऊजी थे। ये देखकर अनु बहुत ही हैरान हो जाती है और अनु अपने ताऊजी से कुछ बोलती उससे पहले ताऊजी का बेटा रेहान कटी हुई तार को लाता है और अनु को करंट लगाकर मार देता है। इस तरह अनु मर जाती है और प्रॉपर्टी पर उसके ताऊजी ने उसका अंगूठा का निशान ले लिया और उसके सारी प्रॉपर्टी उसके ताऊजी के नाम हो गई। तब से मैंने कसम खा ली कि मैं लालची लोगों को नहीं छोड़ूंगी और उन्हें भी उसी तरह मारूंगी जैसे मेरी मौत हुई थी। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा गलत हुआ, लेकिन तुम अपने बदले की भावना में हर उस इंसान को मार रही हो जो बेगुनाह है। हर इंसान लालची नहीं होता। मैं तुम्हारी कोमल को एक ही शर्त पर छोड़ूंगी।
मेरे गांव से मेरे ताऊ जी और मेरे भाई को यहाँ पर लेकर आ जाओ। मैं उन्हें मारकर यहाँ से चुपचाप चली जाऊंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारा घर कौन सा है? उस गांव के अंदर जैसे ही तुम प्रवेश करोगे कि तभी वहां पर एक बड़ी सी कोठी आती है। उस कोठी में ही मेरे ताऊ जी और मेरा भाई रहता है। वो कोठी किसी और की नहीं बल्कि मेरी है। अब मैंने तुम्हें रास्ता बता दिया है, तुम उन्हें लेकर यहाँ पर आ जाओ। जैसे जैसे चुड़ैल ने बोला था वैसे वैसे रॉकी ने किया और अगले 1 घंटे के बाद रॉकी उसके ताऊजी और उसके भाई को बहला फुसलाकर चुड़ैल के सामने ले आता है, जिसके बाद चुड़ैल उन्हें भी करंट लगाकर मार देती है और चुड़ैल वहां से अपने आप गायब हो जाती है। और थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है। जैसे ही सुबह होती है वैसे ही रॉकी और कोमल वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। रॉकी और कोमल ने अपने दोस्तों को खो दिया था। वो काली रात कोमल और रॉकी कभी नहीं भूल सकते थे और कुछ समय बाद वो इस बात को एक बुरा सपना समझकर अपनी आगे की जिंदगी खुशी से बिताने लगे।